हेलो। क्या आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और थोड़ा सा मुझे समय दें ताकि मैं इसको अपने पेज पे भी शेयर कर दूं। ओके, चलिए। वर्षा सुनील ग्रेवाल, हाँ, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आशीष भारद्वाज, ठीक है। आशीष जी कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। तो यस, कुछ और लोग जुड़ जाएं। प्रदीप यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रदीप। तो बहुत दिनों बाद मैं फेसबुक लाइव आया, और फेसबुक लाइव का सिलसिला जो मैंने शुरू किया था वो लॉकडाउन में ही शुरू किया था। और अभी भी कोविड-19 का ये सारा मामला चल ही रहा है, और मुझे लगा कि चलो भाई, इसमें भी एक बार लाइव आना चाहिए। लेकिन पहले की लाइव सेशन में और इस लाइव सेशन में एक अंतर है। अंतर यह है कि पहले के लाइव सेशन में अपने घर से आया करता था, और आज आप देख रहे होंगे कि ये लाइव सेशन जो है, मैं स्टूडियो से आया हूँ। संस्कृति आइज का स्टूडियो घर में ही बनाया है, और एक पूरा सेटअप तैयार किया है स्टूडेंट के लिए। कारण है कि लॉकडाउन होने के कारण और कोविड-19 के सभी समस्याओं के कारण स्टूडेंट से प्रत्यक्ष तौर पे मिल पाना संभव नहीं है। क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, बड़ा मुश्किल है, असमंजस की स्थिति है। तो भाई, कोई तो माध्यम हो जिससे स्टूडेंट से मिला जाए, बातचीत की जाए। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट तक जो हमारी सेवाएं हैं, स्टूडेंट तक जो तैयारी से जुड़े हुए पहलू हैं, क्लासेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो पहुंचाई जाए। और इसी संदर्भ में हमने कोशिश की इन हाउस कि चलो भाई, तमाम बाधाओं को रहते हुए कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, अपना एक कमरा खाली करो, उसके अंदर सभी चीज़ों को सेट करो, ट्यूबलाइट लगाओ, लाइट लगाओ, और फिर जो है रिकॉर्डिंग करो, ताकि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो भाई, लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं अब तक, और बहुत लोग आएंगे। और अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूँ। हाँ, तान्या गुप्ता गुड इवनिंग बोल रही हैं। अंकित आनंद गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अनुपम यादव गुड इवनिंग। पंडित दिवाकर झा हेलो। संजय सिंह गुड इवनिंग। चलिए, बढ़िया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इस लाइव सेशन में कुछ बिंदुओं को डिस्कस करने का सोचा है, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलो भाई, कोविड-19, कोरोना वायरस, ये सारी समस्याएं हैं, सारी दिक्कतें हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आप इस विकट स्थिति में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त भी होंगे। हालांकि बड़ा मुश्किल है व्यस्त रहना आज के डेट में। अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, सुख और दुख जो है वो बांट रहे होंगे। और साथ ही साथ, तो कि आप परीक्षार्थी हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रहे होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें डिस्कस करनी है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हमें करना है, हम कर भी रहे हैं, और वो करनी भी चाहिए। लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए। सामाजिक दूरी जरूर बनाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, लेकिन भावनात्मक तौर पे बिल्कुल जुड़ के रहें। इसके, यह मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कुछ कारण है, और उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करूंगा। कैसा क्या कारण है कि मैं कह रहा हूं कि सामाजिक दूरी रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन इस दौर में भावनात्मक नजदीकी बढ़े, रिश्तों की मजबूती बढ़े, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो लाइव सेशन है, इसमें जाहिर सी बात है कि मैं पढ़ाई, जीवन और तमाम तरह की और बातों को भी डिस्कस करना चाहता हूं, है ना। तो आज के जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं उस पर लेके जाना चाहता हूं। और जो टॉपिक है वो हमने फेसबुक के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में आपको इतला किया था। और टॉपिक ये है कि भाई, यूपीएससी का नया डेट शीट आ गया,
और डेटशीट के साथ हम एक नई रणनीति अपनाने की आवश्यकता पड़ने लगी कि भाई नई डेटशीट में यूपीएससी ने बताया कि भाई अब हम परीक्षा जो है वो 4 अक्टूबर को लेंगे प्रीलिम्स की, और फिर उसके हिसाब से हमारी रणनीति क्या होगी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कि ये कोविड-19 और कोरोना वायरस ये कब तक चलेगा इसके बारे में कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप इस बात को मान के चले कि 2020 तो पूरा का पूरा इसी में जाने वाला है, 21 तक भी कुछ चीजें पहुंच सकती हैं। तो फिर इस दौर में हम अपने जीवन को कैसे जिए, और सबसे बड़ी बात जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी पढ़ाई की दिशा और गति कैसे बनाए रखें, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चर्चा का विषय है वो ये है कि यूपीएससी की नई डेटशीट क्या है और उस डेटशीट के हिसाब से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के नए डेटशीट की। देखिए, डेटशीट में तमाम तरह की बातें हैं, बहुत सारे परीक्षाओं की बात की गई है, बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे कमेंसमेंट्स हैं, लेकिन एक सिविल सेवा के संदर्भ की 3 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको इस बोर्ड पे दिख रहा है। पहली बात कि यूपीएससी ने कहा कि जो सीएससी प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो परीक्षा है 2020 का, वो 4 अक्टूबर को लेंगे। वो आपको पता ही था कि ये परीक्षा 31 मई को होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस कोविड के चलते टलता गया और इसी महीने की 5 तारीख को यूपीएससी ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी और उसने कहा कि भाई 4 अक्टूबर को हम प्रीलिम्स लेंगे। अब जाहिर सी बात है, प्रीलिम्स होगी तो फिर मेन भी होगा, और सीएससी मेंस 2020 उन्होंने कहा कि हम 8 जनवरी 2021 से लेना शुरू करेंगे। वो लगभग 1 वीक का मामला होता है, उस बीच में वो उस परीक्षा को लेंगे। तीसरी डेट जो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 के परीक्षा के कुछ इंटरव्यू हो चुके थे, पर्सनालिटी टेस्ट हो चुके थे और कुछ नहीं हुए थे। तो ऐसे कैंडिडेट जो 2019 के परीक्षा के पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू नहीं दे पाए, उनके लिए यूपीएससी का कहना है कि 20 जुलाई से बचे हुए कैंडिडेट की पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू वो शुरू करेंगे ताकि वो रिजल्ट की घोषणा कर पाए। अब देखिए, इस पूरे मामले में 3 पॉइंट्स हैं। इसमें से मैं तीसरा पॉइंट हटा देना चाहूंगा। कारण है कि जो तीसरे पॉइंट तक लोग पहुंचे हैं, इंटरव्यू देने वाले लोग, और उसमें भी बचे हुए लोग, उनकी संख्या बड़ी कम है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, और वो लोग पर्सनली हमसे जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारी संवाद उनसे व्हाट्सएप पे और फोन पे होती रहती है, तो उन तक उनकी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो 1-to-1 कन्वर्सेशन में बातें हो जाती हैं। कुल मिला के 2 पॉइंट्स बचे, पहला और दूसरा। और जाहिर सी बात है, आप सब परीक्षार्थी इस बात को जानते हैं, आप सभी एस्पायरेंट इस बात को जानते हैं कि जो फर्स्ट, ये इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रीलिम्स कब होगा। ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है, आई मीन टॉक ऑफ द टाउन जिसको कह सकते हैं वो है कि भाई प्रीलिम्स कब होगा। यूपीएससी ने कहा कि चलो भाई 4 अक्टूबर को होगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और उसके बाद एक मुद्दा ये भी है क्योंकि प्रीलिम्स देंगे तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति की आशा होती है कि प्रीलिम्स दे, प्रीलिम्स पास करें और फिर मेन एग्जामिनेशन लिखें और फिर इंटरव्यू तक पहुंचे। तो हमारी चर्चा जो है वो 4 अक्टूबर के डेट को मानकर होने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान परिस्थितियां इस बात को अलाउ करती हैं कि प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को हो जाए, है ना। कारण है कि हम सब असमंजस की स्थिति में हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। कोविड और कोरोना वायरस ने एक ऐसा समय हमारे सामने लाया है जो अनप्रेसिडेंटेड था, जो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। और ऐसी स्थिति में किसी भी एक बिंदु पर निश्चित हो जाना, उसके ऊपर घोषणा करके काम करके निकल जाना, यह बड़ा ही मुश्किल मामला है। तो मेरा जो अनुमान है कि प्रीलिम्स होगा 4 अक्टूबर को या नहीं होगा, हम इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे। और मैंने तमाम इस क्षेत्र के जितने भी टीचर हैं जो हमारे साथ संस्कृति में जुड़े हुए हैं, अखिल सर हैं, गौरव सर हैं, अरुण सर हैं, उसके अलावा अमित सर हैं, सीपीबी श्रीवास्तव सर हैं, विकास रंजन सर हैं, इन सबसे हमने बातें की। फिर कई सारे और भी लोग हैं जो इस सिविल सेवा के तैयारी के क्षेत्र से जुड़े हैं, कई पुराने सिविल सर्वेंट हैं, उनसे भी बात की। उन सब का जो रिपोर्ट आया वो एक मिक्स्ड रिपोर्ट आया, और मिक्स्ड रिपोर्ट के आधार पर जो एक आंकड़ा सामने आया वो ये है कि 40% मामलों में लोगों का कहना है कि भाई यूपीएससी ने कहा है तो वो ले सकती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 60% लोगों का जवाब नकारात्मक है।
उनका कहना है कि नहीं जी, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि जहां पे यूपीएससी 4 अक्टूबर को भी ये पेपर ले पाए। हालांकि यूपीएससी ने कहा है तो जाहिर सी बात है, इस बात को देखना पड़ेगा। अब चलिए हम इस बात को भी समझेंगे कि हम क्या माने, हमें क्या मानना चाहिए, यस या नो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि नो क्यों। ऐसा क्या है कि यूपीएससी 4 अक्टूबर को पेपर शायद न ले पाए। मामला देखिए संभावनाओं का है, खेल जो है वो आंकड़ों का है। इसमें कुछ भी सही और कुछ गलत नहीं है, बल्कि एक संभावना के स्तर पे बात की जा रही है। और संभावनाओं के स्तर पे अगर हम देखें तो न होने के कई कारण हैं। पहली बात कि आज भी भारत में होटल्स और परिवहन की व्यवस्थाएं, हॉस्टल्स, इन सब में बड़ी दिक्कतें हैं। परिवहन के सुगम माध्यम उपलब्ध नहीं है। होटल्स खुल गए हैं लेकिन वहां तमाम दिक्कतें हैं। सामान्य जनता में एक भय व्याप्त है, व्यक्ति चीजों से दूर रहना चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि यूपीएससी परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो आपके घर के बगल के स्कूल में नहीं होती। यह मामला वो नहीं है कि हाँ भाई चलो मैं अपने सबसे करीब के स्कूल में एडमिशन ले लूंगा और वहां जाके अपनी पढ़ाई भी कर लूंगा और परीक्षा भी मैं दे आऊंगा। यूपीएससी की परीक्षा में लोग एक जिले से दूसरे जिले तक, कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य तक सफर करते हैं, यात्रा करते हैं। सेंटर तक पहुंचने के लिए कई बार सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। होली के बाद सभी लोग अपने अपने घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद जो है वही घर में ही रुक गए। अब यूपीएससी परीक्षा की घोषणा करेगी 4 अक्टूबर को। परिवहन व्यवस्थाएं तब तक किस रूप में होंगी, होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितना खुल पाएगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और वहां पे चीजें जो हैं बड़ी ही फजी नजर आती हैं, बहुत ही अस्पष्ट नजर आता है। दूसरी बात, आप देखिए कि कोविड-19 और कोरोना वायरस को लेकर कितनी ही दिक्कतें आ रही हैं। एक तो सेंटर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का कोऑर्डिनेशन भी एक अलग तरीके पे चल रहा है। केंद्र सरकार एक दिशा निर्देश देती है, फिर राज्य सरकार अपने स्तर पे काम करती है। और चूंकि ये पैन इंडिया एग्जामिनेशन है, पूरे भारतवर्ष में होने वाला एग्जामिनेशन है, इसके लिए एक समरूप और एक रूप स्थितियां होनी चाहिए। यह नहीं कि किसी राज्य ने कहा कि नहीं जी हम तो बंद रखेंगे, किसी राज्य ने कहा हम तो इतना खोलेंगे, किसी ने कहा हम अपना बॉर्डर सील कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब पैन इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होगा, जब ये अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा है, तो स्थितियां अखिल भारतीय स्तर पे भी सेम होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, तीसरी बात कि जितने भी तमाम संस्थान हैं, चाहे वो सीडीसी हो, आईसीएमआर हो, उनके जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी बड़े असमंजस वाले हैं। अब देखिए आईसीएमआर की बात देखते हैं। कल तक आईसीएमआर की रिपोर्ट ये आई कि पूरे भारत में नवंबर महीने में कोरोना वायरस जो होगा अपने पीक पर होगा, मतलब संक्रमण का स्तर सबसे ज्यादा होगा। और आज रिपोर्ट आ गई आईसीएमआर की कि भाई हमारे अध्ययन को किसी दूसरे तरीके से मोड़ के पेश किया गया और इस चीजों को हम वापस लेते हैं, ये बातें गलत हैं, ये झूठी हैं, अफवाह है। मतलब मामला यह है कि आप किसको सच माने, किसको सही माने। मैं नहीं जानता कि सच क्या है और सही क्या है, लेकिन एक बात तो मैं भी समझता हूं, मैं विज्ञान पढ़ाता हूं तो मैं समझता हूं कि भारत में कोरोना वायरस या कोविड-19 अभी अपने चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया है। अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अब ये कब बढ़ेंगी, जून में, जुलाई में, अगस्त में, नवंबर में, नहीं पता। लेकिन हां, आने वाले समय में स्थितियां अभी से ज्यादा गंभीर होगी। आप में से कई लोग दिल्ली से जुड़े होंगे और बताइए, दिल्ली में ही दिल्ली की सरकार कह रही है कि इस महीने के अंत तक आते आते तक 5.5 लाख लोग यहां मरीज होंगे। तो स्थितियां इस कदर बदलने वाली हैं, या उसके बदलने का एक जो भय है वो इस कदर व्याप्त है कि ऐसी स्थितियों में परीक्षा लेना, और वो भी पैन इंडिया बेसिस पे, संभव नहीं है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूपीएससी, वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्री, वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस हु विल मैनेज इट। बहुत दिक्कत आएगी, है ना। और सबसे बड़ी बात कि जो विज्ञप्ति 5 तारीख को आई, उसी में इसका एक सार छुपा हुआ है। और सार क्या छुपा हुआ था, देखिए आप, यूपीएससी भी अपने स्तर पे फाइन प्रिंट में कुछ बातों को कहा। उसने, यूपीएससी ने क्या कहा, सारी डेट शीट वगैरह लगा दी और लास्ट में आप जाएंगे, विज्ञप्ति आपके पास होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, लास्ट में वहां पे लिखा हुआ है द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन, कमेंसमेंट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस आर लायबल टू अल्टरेशन
इफ एनी सर्कमस्टांसेस सो वारंट, यानी कि जो भी डेट, कमेंसमेंट, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की ड्यूरेशन, जो भी यूपीएससी ने उस विज्ञप्ति में हमारे सामने लाया, जो उसने प्रकाशित किया, उसमें कहा गया कि वो चेंज हो सकता है, वो बदल सकता है अगर स्थितियां प्रतिकूल रही तो जैसी स्थिति की डिमांड होगी वैसी ही यूपीएससी इस पे काम करेगी। यानी कि उसने, यूपीएससी ने भी गुंजाइश बना के रखा है कि ये 4 अक्टूबर वाली बात भी आगे बढ़ सकती है, कुछ तिथियों में परिवर्तन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि कुल मिला के बहुत सारे ऑड्स ऐसे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि 4 अक्टूबर की डेट तक यूपीएससी परीक्षा ले पाए, वो संभव प्रतीत नहीं होता है। इफ यू आस्क अबाउट माय ओपिनियन, तो मैं भी 60% की तरफ ही हूं। मुझे भी लगता है कि थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन यहीं पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं वापस आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं कि नहीं का मामला तो 60% है, लेकिन यस का मामला 40% है। और ये 40% सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने कहा है, और यूपीएससी ने अगर कहा है और स्थितियां अगर अनुकूल हो गई तो परीक्षा ले लेंगे, है ना। तो ये मैं बस एक आंकड़ों के स्तर पे बात कर रहा हूं, आप इससे बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। ऐसा ना कि बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे कि अच्छा जी सर ने बोल दिया कि 60% संभावना है कि नहीं होने की, तो पढ़ाई छोड़ दो, पता नहीं कब क्या होगा। नहीं, मैं फिर कहूंगा कि आप गलत रास्ते पे फिर चले जाएंगे। आपसे मैं कहूंगा कि आप मान लें कि प्रीलिम्स 4 अक्टूबर 2020 को ही होगा। अगर आप परीक्षार्थी हैं, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप अपने अटेम्प्ट को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, तो आपके पास इस चीज को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सोच लीजिए, आप परीक्षार्थी और यूपीएससी, संबंध वही है जो बेसिकली क्या होता है, पुजारी और मंदिर का होता है, भक्त और किसी गिरजाघर या मस्जिद या मंदिर या किसी भी धर्मस्थल का होता है। यूपीएससी ने जो कहा उसको सर आंखों पे रखेंगे, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। आप मान लीजिए 4 अक्टूबर को पेपर होगा, 40% संभावनाओं के ऊपर आप चलेंगे, है ना। और जब 40% संभावनाओं के ऊपर आप चलेंगे और इस बात को मान लेंगे कि 4 अक्टूबर को ही प्रीलिम्स होगा, तो फिर क्या करना है, फिर क्या स्ट्रैटेजी हो, है ना। तो अभी हम इस बात को फिक्स कर रहे हैं कि यूपीएससी की बातों को मानते हैं और 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो रहा है, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अब इस पे हम बात करेंगे। अगर 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो रहा है तो फिर अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, एस्पिरेंट्स, इनको 3 कैटेगरी में बांटी जा सकती है। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो 2020 में अपियर कर रहे होंगे, जो बड़ी बेसब्री से प्रीलिम्स के होने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात, उनकी स्थिति, उनकी दशा अलग है। कुछ ऐसे होंगे जो इस साल नहीं लेकिन अगले साल 2021 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, और उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई जब 2020 का ही नहीं होगा, जब 2020 का इतना लेट होगा, तो पता नहीं 2021 पे क्या प्रभाव पड़े। जाहिर सी बात है, ये सारी बातें दिमाग में आती हैं। और तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो 2022, 2023 या फिर कई बार 2024, यानी कि 2022 या उसके बाद अपियर होना चाहते हैं। 3 कैटेगरी में लोग हैं, समझे आप। हम एक एक करके एक एक कैटेगरी की बात करेंगे। कारण है कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ईमेल के द्वारा लोगों ने यही पूछा कि सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी का कहना है मैं 2020 में दे रहा हूं, किसी का कहना है 2021 में दे रहा हूं, किसी का कहना है कि मैं तैयारी शुरू करना चाहता हूं, 22 मेरा टारगेट है, 23 मेरा टारगेट है, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि भाई इस पे एक गहन चर्चा होनी चाहिए, एक डायरेक्टिव, एक दिशा निर्देश के तौर पे हमारी बातचीत होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, मैं एक एक करके कैटेगराइज करके बात करूंगा। पहली बात, कैसे विद्यार्थी जो 2020 में परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो इस साल प्रीलिम्स देना चाहते हैं, 31 मई को इंतजार कर रहे थे, नहीं हुआ, अब 4 अक्टूबर के लिए वो रेडी हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे परीक्षार्थी जो सीरियस हैं वो 4 अक्टूबर को फाइनल डेट मान के कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि समय तो बहुत मिल गया। अमूमन हम जब प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं तो लगभग इतना ही समय मिलता है कमेंसमेंट से, यानी कि जब आप नोटिफिकेशन आती है तब से लेके और प्रीलिम्स के डेट में इतना ही समय मिलता है जितना कि आज मिला है। कि आज आप 16 जून की डेट में हम बात कर रहे हैं और प्रीलिम्स होना है 4 अक्टूबर को, बहुत समय। और यह एडवाइजेबल नहीं है कि इस दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की जाए। कारण है कि लंबा समय है,
आधा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर का भी आप छोड़ दें तो लगभग 3.5 महीने से ज्यादा का समय है आपके पास। और ये पूरा का पूरा समय अगर आप प्रीलिम्स में लगाएंगे तो एडवाइजेबल नहीं है ना। तो क्या क्या करना है उस पर बात करते हैं। पहली बात, जीएस के जो क्लास नोट्स हैं आपके, जो आपने क्लास में पढ़ा है हमसे, उस क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए। रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालिए, उसमें कोई कोताही मत बरतिए। रिवीजन एक रिलीजियस प्रोसेस होना चाहिए, रिलीजियसली उसको करिए बिना किसी गैप के, और रिवीजन करते रहिए। एक एक टॉपिक की रिवीजन होती रहे, वो एक समय निकाल के कीजिए। कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि करंट डेवलपमेंट हम कब तक पढ़ें। तो करंट डेवलपमेंट पढ़ने का सही तरीका, सही समय क्या होगा? कारण है कि प्रीलिम्स तो बढ़ गया भाई। मई में होता तो आप कब तक पढ़ते? अप्रैल तक पढ़ते। यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी ने कई बार 1 महीना पहले तक के प्रीलिम्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ दिए। तो आज जब परीक्षा आपका जो है अक्टूबर में हो रहा है, 4 अक्टूबर को, तो अक्टूबर मानिए, सितंबर लास्ट मान लीजिए, तो कम से कम सेफ रहने के लिए आपको अगस्त तक के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। यू शुड कवर ऑल करंट डेवलपमेंट टिल अगस्त। तो अगस्त लास्ट तक के करंट अफेयर्स आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, उसमें कहीं कोई कोताही मत बरतिए। मेरा जो हंच है कहता है कि चूंकि चीजें बदल गई, यूपीएससी के लिए भी चीजें बदल गई। यूपीएससी भी ऐसी स्थिति में है जिसके बारे में कल्पना वहां पे भी लोगों ने नहीं की होगी। तो ऐसी स्थितियों में बहुत एक्सट्रीम वेरिएशन होता है ना, बैलेंस नहीं रहता। तो एक्सट्रीम वेरिएशन में क्या होगा? तो एक चांसेस ये बनती है कि 2020 के प्रीलिम्स में करंट अफेयर खूब पूछ दें, और एक चांसेस ये भी बनती है कि बहुत कम पूछे और बोले कि चलो भाई ट्रेडिशनल पे ही चलते हैं। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ कि 30-30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए, और कई साल ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल नहीं पूछे गए। तो आप दो एक्सट्रीम को मान के चलिए। मुझे लगता है कि ये साल जो होगा 2020 का, ये एक्सट्रीम वाला साल ही है। हर चीज एक्सट्रीम में ही हो रहा है। अब जिधर जाओ वहां सब कुछ एकदम चरम सीमा पे जाके हो रहा है। तो करंट अफेयर के साथ या तो एकदम नेगेटिव या फिर एकदम पॉजिटिव, और उसके लिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। तो करंट अफेयर आप अगस्त तक पढ़िए। कैसे करंट अफेयर पढ़ेंगे इसकी बात भी मैं करूंगा। पेपर, मैगजीन और फिर ऑनलाइन रिसोर्सेस, है ना, उसके स्तर पे आप इसको तैयार करिए। कैसे तैयार करेंगे आप? तो पेपर तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैगजीन, मंथली मैगजीन आप जो भी लेते हैं उसको आप पढ़ते रहिए अगस्त तक, और जो ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं उस पर काम कीजिए। संस्कृति के स्टूडेंट अगर आप हैं, क्योंकि बहुत 3 महीने के अंदर अंदर हमारे पास लगभग 800 से 1000 स्टूडेंट ने इनरोल कराया, जिसमें 800 तो भाई एकदम हमारे छात्र हैं, 200 ऐसे हैं जो इन फ्यूचर आने वाले बैचेज में वो प्रोसेस में थे रजिस्ट्रेशन के, और उन्होंने अपनी सीट बुक करा रखी थी। तो कुल मिला के 1000 स्टूडेंट जो संस्कृति के हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि हमने अपने ऐप में करंट अफेयर्स को लेकर वीकली प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं हम, और वहां पे हर वीक आपको करंट अफेयर्स का एक बुलेटिन मिलेगा, जिसमें सारे करंट अफेयर्स जो होंगे वो आपको बहुत बढ़िया से प्रेजेंटेबल तरीके से आपको मिलता रहेगा। बस आपको करना यह है कि एक ऐप डाउनलोड कर लेना है संस्कृति आईएएस का गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से चीजों को निकालना शुरू कर लें। अच्छा, ध्यान रखें, ये करंट अफेयर्स के जो हम चीजों को डालेंगे वो ऐप पे है, लेकिन वो ओपन टू ऑल है। तो जो लोग भी चाहते हैं करंट अफेयर्स की कम लेकिन विश्वसनीय चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा उपयोगी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी प्ले स्टोर से आप संस्कृति आईएएस का ऐप को डाउनलोड करके चीजों को ले सकते हैं, है ना। वो ओपन टू ऑल है भाई। हम शिक्षक हैं तो हमारा दायित्व है कि हमसे पढ़े हुए पुराने बच्चे हों या जो भी स्टूडेंट्स हों जो हमारी तरफ एक उम्मीद रखते हैं, उनके लिए भी हम कुछ करें, है ना। तो वो आपको उस स्तर पे मिलता रहेगा। याद रखिए, एक टर्म है टेक्नोलॉजी में MIMO, मीमो, है ना, और मीमो का फुल फॉर्म होता है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, यूपीएससी की परीक्षा में यही काम करना है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिंदी मीडियम में एक बड़ी संख्या विद्यार्थियों की वो क्या करते हैं, मैक्सिमम इनपुट मिनिमम आउटपुट। इतनी सामग्री, इतनी चीजें, ये पढ़ लो फिर वो पढ़ लो, फिर उसी को तीसरे तरीके से ऐसे पढ़ लो, फिर उसको 2 मिनट के अंदर पढ़ लो, फिर उसको 15 मिनट के अंदर पढ़ लो, फिर उसके ऊपर आधे घंटे की वीडियो देख लो।
और कुल मिला के मामला इतना ज्यादा हो जाता है कि दिमाग प्रोसेस करना बंद कर देता है। होना यह चाहिए एक मटेरियल हो, बैलेंस्ड हो, कॉन्सेप्ट हो, फैक्ट हो, प्रीलिम्स के लिए भी वही हो, मेंस के स्तर पे भी वही हो, और फिर उसके लेवल पे मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट की बात करें, है ना। ध्यान रखिएगा, हमेशा ज्यादा चीजें अच्छी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है जो चीजें ज्यादा होती है वो कभी अच्छी नहीं होती। हमेशा चीजें वही अच्छी होती हैं जो कम होती हैं, है ना। कभी सुना कि भाई जो है ना एल्युमिनियम बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य धातु है। कारण है कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट जानते हैं एल्युमिनियम खूब सारा है, लेकिन सोना बहुत बहुमूल्य है ना। अगर यही एल्युमिनियम अगर बहुत कम होता ना तो उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती। तो वो एक फितरत है, आप समझ रहे हैं ना। कम चीजें हैं तो ज्यादा अच्छा है, मैनेज करना आसान है, प्रोसेस करना आसान है, उसका आउटपुट निकालना आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और काम कीजिएगा, मैंने जैसे कहा कि 3.5 महीने से ज्यादा का समय आपके पास, तो एक काम और आपको करना है, और वो ये करना है कि आप 15 अगस्त तक मेंस आंसर राइटिंग कीजिए। 1-2 क्वेश्चन डेली कीजिए, ये करना जरूरी है। ये तारतम्यता नहीं छूटनी चाहिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, इस हैबिट से पीछे मत हटिए आप, है ना। आप लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। एक आईपीएस यादव जी हैं, वो बोल रहे हैं कि थैंक यू पॉजिटिव एडवाइजिंग, और बाकी तमाम चीजों को कह रहे हैं। मैं सवाल भी लूंगा आपके, लेकिन पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर उसके बाद सवाल लूंगा, है ना। तो 15 अगस्त तक आप मेंस आंसर राइटिंग कीजिए। जीएस के उस पार्ट पर आंसर राइटिंग कीजिए जो पार्ट मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन है। इसके पीछे सिंपल कारण मैं बता रहा हूं आपको कि भाई जब समय ज्यादा है तो हम क्यों ना तैयारी को ऐसी दिशा दें कि मेंस का भी एक एरिया कवर होता रहे, और वो जो लिखी सुनी बातें हैं वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। और जब हम बात करते हैं कि भाई जीएस का वह एरिया जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ये 5 एरिया आपका प्राइम एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम करेंगे। और जाहिर सी बात है इसके साथ ही साथ आप जो है ऑप्शनल के भी आंसर राइटिंग करेंगे। ऑप्शनल के जो भी टीचर हैं आप उनसे संपर्क में रहिए, उनसे हेल्प मांगिए आप, और उस हेल्प के सहायता से आप चीजों को आगे लेके चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए यहां फोर्थ पॉइंट भी यही है कि ऑप्शनल की रिवीजन भी कीजिए आप 15 अगस्त तक। क्योंकि आप आंसर लिखेंगे ऑप्शनल का तो रिवीजन भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगस्त और सितंबर के महीने को आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट कीजिए, है ना, कि भाई 15 अगस्त के बाद और सितंबर का पूरा महीना प्रीलिम्स के लिए होगा। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक आते आते तक स्थितियां साफ होने लगेंगी कि 4 अक्टूबर का डेट यूपीएससी ने जो घोषित किया वो सार्थक होगा या नहीं होगा। if all things goes well then it's all fine, otherwise we'll change our pattern, we'll change our strategy, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक चीज जो कई लोगों की समस्या रही और वो है कि सीसेट के वीक पॉइंट को पहचान कर और उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। आप देखेंगे कि सीसेट में आपका एक एरिया पक्का होगा जो वीक होगा। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, वे वीक एरिया मेरा ये है, इतना एरिया में स्ट्रांग हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना एरिया हमारा वीक है, उसमें हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। क्वालिफाइंग है लेकिन उसको अपनी बाधा मत बनने दीजिए, उस पर भी काम कीजिए और प्रैक्टिस करके उसको सही किया जा सकता है। अंतिम समय के लिए बचा के मत रखिएगा किसी चीज को, समय मिला है सदुपयोग कीजिए। तो 2020 के लिए जो व्यक्ति अपने आप को देख रहे हैं कि भाई मैं प्रीलिम्स पास करके मेंस दूंगा, उनके लिए हमारी तरफ से एडवाइस यही है ना। इसमें आप अपने हिसाब से 2-4 बिंदु जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इतनी बातों को तो करनी ही चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि भाई 2021 में अपियर होने वाले जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया या एडमिशन लेने को सोच रहे हैं या जो खुद से ही तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करें। कारण है कि उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि उनको ये लग रहा है कि भाई इस साल तो 4 अक्टूबर को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होना था मई में, हो गया अक्टूबर में भी होगा नहीं होगा नहीं पता है। ऊपर से सर बोल रहे हैं कि 60% चांसेस है कि नहीं होंगी, यहां भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो 21 का क्या होगा, है ना। मैं आपको बताता हूं, अगर 21 में प्रीलिम्स होगा तो उसके 2 डेट्स होने चाहिए जो यूपीएससी की ट्रेंड कहती है। या तो वो 30 मई को होगा क्योंकि संडे है, या फिर वो 6 जून को होगा क्योंकि वो भी संडे है। 30 मई या 6 जून, मान लीजिए इसी डेट को, फिक्स दिस। आप इस बात को मान लीजिए कि भाई 2021 में
मेरे लिए प्रीलिम्स जो है वो कब है, या तो 30 मई को है या फिर 6 जून को है, और फिर उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। पहली बात ये दिमाग में फिट कर लीजिए, है ना। फिर तैयारी कैसे करेंगे? जीएस, चूंकि आप लगभग 1 साल दूर है, आपका प्रीलिम्स 1 साल बाद है, ऑलमोस्ट 1 ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस। जीएस प्रीलिम्स और मेंस को तैयार कीजिए। जाहिर सी बात है, प्रीलिम्स पे फोकस करके फंडामेंटल्स को पढ़ना शुरू कीजिए, और फिर धीरे धीरे उसके दायरे को बढ़ाकर मेंस तक रीच कीजिए, है ना। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर वही कहानी है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस में सब्जेक्ट को कैसे फोकस करेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, और हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इस 5 चीज से अपनी यात्रा शुरू करें। आप धीरे धीरे इसमें जोड़ते जाएं। जैसे जैसे आप इसमें मैच्योर होंगे, वैसे वैसे आप अन्य विषयों को जोड़ना शुरू करेंगे। जैसे सोशल जस्टिस जोड़ लेंगे, गवर्नेंस जोड़ लेंगे, आप उसके अंदर भारतीय समाज जोड़ लेंगे, आप थोड़ा ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। लेकिन पहले इस 5 विषय पे काम करेंगे। क्योंकि आप 1 साल पहले हैं और एकदम सही समय है कि आप करंट डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। न्यूज़पेपर, मैगजीन, और आप चाहें तो संस्कृति ऐप के अंदर जो वीकली करंट अफेयर्स आएंगे उसकी सहायता भी ले सकते हैं। वो काम आप शुरू कीजिए, है ना। लास्ट समय के लिए उसको मत रोकिए। फिर देखिए, ऑप्शनल एक बड़ा मामला होता है कि भाई ऑप्शनल क्या करना है। तो ऑप्शनल करने के लिए आपको मैं बता दूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप इस दौरान ऑप्शनल की बैचेस शुरू होंगी पूरे दुनिया जहान में, हर जगह लगभग। और इस दौरान ये समय अनुकूल रहेगा आपके ऑप्शनल को करने के लिए। ऑप्शनल में अमूमन 4 महीने लगते हैं, और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान आपको ऑप्शनल में प्रवेश ले लेना चाहिए। अगर आप खुद से तैयार ऑप्शनल कर रहे हैं तब भी आप अपने किसी एक टीचर से बात कीजिए, बुक्स के बारे में बात कीजिए, नोट्स के बारे में बात कीजिए, और अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, है ना। तो ऑप्शनल की तैयारी आपको करनी है जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने से आपको लगभग शुरू कर देनी। इस बीच में पक्का कर लीजिए सितंबर के बाद ना हो, बल्कि पहले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक और काम करना है आपको, और वो करना है प्रैक्टिस फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। मेंस के लिए चूंकि ऑप्शनल पढ़ेंगे तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करवाएंगे ही सर आपसे। आप जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस पढ़ेंगे उसके स्तर पे आप प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे और मेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि भाई कुछ क्वेश्चन मिल जाए और उस क्वेश्चन को आप लिखकर और फिर अपने आप को एवेलुएट करें। कुछ स्तरीय ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आपके सामने आ जाए जिसको आप देखें और उसके ऊपर काम करें। सबसे बड़ी बात क्या है, इस डिस्कशन का एक और मुद्दा था कि संस्कृति के स्टूडेंट जो हैं उनको कैसे टैप किया जाए, उन तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि आपने बड़ा विश्वास जाहिर किया हमारे ऊपर, और बैच भर गई, एडमिशन हो गए, और फिर देखिए ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लॉकडाउन भी हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कृति के ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो तो इसी कैटेगरी के हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? संस्कृति वाले बच्चों, आप तो 2021 में ही कर रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए ये प्रीलिम्स और मेंस, संस्कृति के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस कैसे हो, इसके लिए भी हमने प्रोग्राम रखा है। आपने अखिल सर के वीडियो देखे होंगे, और अखिल सर ने अपने वीडियो में बताया है कि भाई प्रीलिम्स ऑनलाइन कोर्स है हमारा जो संस्कृति के स्टूडेंट को दिया जाएगा। चूंकि एडमिशन लिया उनका हक बनता है, उन्हीं के लिए तो किया ही गया है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम, जिसकी एक वीडियो आज ही डाली गई है यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। और ऐसे सारे टीचर आके प्रीलिम्स का आंसर और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन में सही आंसर तक पहुंचे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। और मेंस के लिए भी क्वेश्चन आपको तमाम सोशल मीडिया में, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, ऐप में और यूट्यूब पर मिल रहा है। तो संस्कृति के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपके लिए लगातार काम कर रहे थे। इस लॉकडाउन में बैठे नहीं थे, और लगातार काम करके आप तक पहुंचने का जरिया ढूंढ रहे थे। वो जरिया हमने ढूंढ लिया है और आप तक हम पहुंच भी गए हैं। और अब आप तक वो सारे गाइडेंस और सारी चीजें पहुंचानी है जो हमने आपके लिए सोच रखा है। हम आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस उम्मीद से आप हमारे पास आए थे। निराशा की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप उस व्यक्ति को थैंक यू कहेंगे जो आपको संस्कृति तक लेके आया है।
बस आप ये मान लीजिए, है ना। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मेंस और प्रीलिम्स के ये प्रैक्टिसेस आपको ऐप पे मिलते रहेंगे, आप कीजिए। यूट्यूब पे भी डालेंगे हम, यूट्यूब पे भी डालेंगे, ऐप पे भी डालेंगे, लेकिन यूट्यूब पे ओपन टू ऑल होता है। तो यूट्यूब पे जो डाला जाएगा वो, मान लो यूट्यूब पे 10 डालेंगे तो ऐप में हम 20 डालेंगे, सीधी सी बात है। तो लेकिन फिर भी 10 वीडियो अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो वो दिशा निर्देश के लिए काफी होगा, डायरेक्शन के लिए बहुत होगा। तो जो लोग भी संस्कृति के बाहर के हैं वो भी आए, वो यूट्यूब पे देख लें, ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पे 10 के बदले 20 मिल जाएगा और वहां भी देख लें आप, कोई इशू नहीं है। अब आइए तीसरे कैटेगरी की तरफ। स्टूडेंट पे एक कैटेगरी ऐसी है जो 2022 या उसके बाद परीक्षा देना चाहते हैं, है ना। मतलब ये बड़े चालाक लोग हैं, ये बड़े स्ट्रैटेजिक लोग हैं, ये बड़े मेटिकुलसली प्लान करते हैं। मतलब होता है ना, कई लोग होते हैं एकदम प्लान करके जीवन को एकदम प्लानिंग से चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। कारण है कि भाई भारत की क्या, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा, तो उसकी तैयारी भी अगर 2-3 साल पहले से शुरू कर दी जाए, बहुत बढ़िया है। तो भाई आप इस बात को मान के चलो कि आप जब परीक्षा दोगे 2022 में, तब तक पैंडेमिक, ये जो महामारी है कोविड-19, इसके प्रभाव खत्म हो चुके होंगे। मान लीजिए 1-8% रह गया, वो अलग मामला है, लेकिन अब तक की जो भी पैंडेमिक रही हैं उसमें मामला यही था कि आज से 100 साल पहले पैंडेमिक हुआ था, वो भी 2 साल में खत्म हो गया था। स्पेनिश फ्लू 2 साल के अंदर ओवर हो गया था। और 100 साल में मेडिकल ने कितनी तरक्की की, हमने अपने रहन सहन में कितना हाइजेनिक एटीट्यूड अपनाया, पोषण का स्तर हमने कितना सुधार लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई। तो इस हिसाब से मान के चलिए कि 2022 तक तो पैंडेमिक के, कोविड-19 के सारे प्रभाव जो प्रत्यक्ष तौर पे हमें प्रभावित करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि हमें प्रभावित करेंगे, मतलब हमारी तैयारी को प्रभावित करेंगे। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो लंबा चलेगा, उसकी बात हम छोड़ देते हैं। तो आपके तैयारी के स्तर पे इसके प्रभाव जा चुके होंगे, पैंडेमिक से आपको जूझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है 2022 से सभी चीजें पूर्ववत चलेंगी। लेकिन अभी तो आप भी उसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए चीजें थोड़ी आसान है। पहली बात, आप फ्यूचर एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप भविष्य में या तो किसी कोचिंग में एडमिशन लेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे। तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी भी करना है तो आप कैसे करें। तो पहले तो आप एनसीईआरटी किताब पढ़िए। क्या पढ़ेंगे एनसीईआरटी में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस। बस इस चीज को लेकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस को लेकर एनसीईआरटी किताबें पढ़िए। इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई गई है, यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ऐप में भी पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, संस्कृति आईएएस के ऐप में। और वहां पे एनसीईआरटी कैसे पढ़े, किस किस विषय का पढ़े, किस किस क्लास का पढ़े, नया पढ़े, पुराना पढ़े, इस पे सभी डिस्कशन किए जा चुके हैं, आप उसको देख लेंगे, है ना। फिर देखिए, आप जीएस के कोर एरिया पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब क्या कोर एरिया क्या होता है, मैंने बताया अभी जस्ट आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस। इसको पढ़ना शुरू कीजिए। कैसे पढ़ेंगे? क्लास नोट्स मिल जाए वो अपना लीजिए, जो हमने क्लास में लिखवाए हैं, स्टूडेंट ने लिखा है, आप उसको पढ़िए, आपको मिल जाएगा। फोटोकॉपी के शॉप पे मिल जाते हैं, और आज कुरियर की व्यवस्था चल गई है। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए किसी फोटोकॉपी शॉप को, उसको फोन कीजिए, वो आपसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेगा और फिर आपको सब कुछ आपके एड्रेस तक पहुंचा देगा। कुछ किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। आप जहां भी हैं वहां पे अपने सीनियर से, अपने शिक्षक से बातचीत कीजिए और बोलिए कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, मैं एनसीईआरटी किताबों को पढ़ चुका हूं और अब मुझे हिस्ट्री में 1-2 किताब बताइए, ज्योग्राफी की 1-2 टेक्स्ट बुक बताइए। टेक्स्ट बुक बताइए, गाइड नहीं, ध्यान रखिएगा, गाइड नहीं पढ़नी है। गाइड पढ़ के आज तक एक भी बच्चा यूपीएससी पास नहीं किया, मैं नहीं जानता एक को भी। किताब पढ़नी है, बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है ना, गाइड नहीं पढ़नी। गाइड पढ़ के तो आप समझे, आज तक की बात बताओ, 12th में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्या कोई गाइड पढ़ के आज तक पास हुआ? नहीं हुआ। पास भी हुआ तो वो बस समझ रहे हैं ना आप, वो फ्लाइंग कलर के साथ पास नहीं हुआ, बस कैसे ही होता है ना, कहते हैं ना कि अंतिम में पास कर जाना, लास्ट, तो वो नहीं करना है। यहां तो रेस जीतना है, और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी वर्क करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक काम और कीजिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन अपना लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, खबरों को समझिए, खबरों के महत्व को समझिए और फिर आगे बढ़िए। और फिर देखिए, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि आप लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड विकसित कीजिए। यूपीएससी लिखने का परीक्षा है, एक्सप्रेशन की परीक्षा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की परीक्षा है, और उस स्तर पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा बेहतर करना है। बेशक आपका माध्यम हिंदी भी हो
तो हिंदी को और बेहतर कीजिए और इंग्लिश को भी बेहतर कीजिए। भाषा की पकड़ दोनों पे ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि प्रकांड विद्वान आप हो जाए, इंग्लिश इतना भयानक हो जाए कि बस पूछिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आए, पढ़ने में आए, बोलने में आए। तो ये माध्यम निरपेक्ष मामला है, बस भाषा पे अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। ये आप करेंगे जो 2022 और उसके आगे के तैयारी करने वाले लोग हैं। एनसीईआरटी किताबें, कोर एरिया पे काम करेंगे किताबों के थ्रू, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ेंगे, भाषा पे पकड़ बनाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके बारे में अंतिम में बात करूंगा। तो ये 3 कैटेगरी में बातें हो गई। यूपीएससी की नई डेट शीट, उसके हिसाब से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आगे आइए, दूसरा बड़ा प्रश्न। अब ये प्रश्न परीक्षा के इस मामलों से अलग है। अब सवाल यह है कि भाई कोविड-19 के साथ या कोरोना वायरस के साथ जीवन और कोरोना वायरस और कोविड-19 के साथ पढ़ाई, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि भाई आने वाला 1-1.5 साल जो है वो कोविड-19 के साथ, कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा। और देखिए 3 महीने 3.5 महीने में हम अभ्यस्त हो भी गए हैं। आज हम मास्क लगा के जाते हैं, हम कम से कम बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी बाहर निकल के आवश्यक चीजों को प्राप्ति तो करते ही है। हमने कुछ स्तर तक जीना सीख लिया है। आज हम दिन भर में 6 बार 8 बार हैंड वॉश कर रहे हैं, चेहरे को छूने से बच रहे हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहे हैं, सामाजिक दूरी बना रहे हैं। तो जीना तो इसी के साथ है अभी फिलहाल। तो अब ये जीना 6 महीना हो या साल भर हो या 1.5 साल हो, नोबडी नोस, ये किसी को नहीं पता है। तो ये बहुत एक मुद्दा था जिसके सवाल तो कुछ आए थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे। ज्यादातर सवाल आप ये थे पढ़ाई कैसे हो, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई की बात तो होती रहती है, लेकिन एक तो मामला ये भी है ना कि भाई जीवन कैसे चलेगा। तो उसके ऊपर मुझे बात करनी है आपसे। और देखिए, सबसे पहले मैं बात जीवन के लिए ही करूंगा। लाइफ विद कोविड-19 क्या करना चाहिए आपको। कोविड-19 पे एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा, उसमें भी मैंने कई सारी बातों को कहा, लेकिन वो मेनली एक यूपीएससी और सामान्य व्यक्ति के कोविड-19 के समझ के लिए बनाई गई वीडियो है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि अब जब कोविड-19 आपके साथ है, आपके सामने है, तो फिर कैसे काम करना है। पहली बात, यू नीड टू वर्क अपॉन इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा प्रणाली पे काम कीजिए। कैसे काम करेंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली का कोई मीटर तो होता नहीं कि आप नाप ले कि हमारी प्रतिरक्षा 10 है और उनकी 8 है और उसकी तो 7 ही है। ऐसी कोई मीटर नहीं है। प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे मजबूत होगी, तो उसका एक बढ़िया तरीका है बैलेंस डाइट, अच्छा पोषण। एक अच्छे पोषण के अंदर विटामिन सी की मात्रा ठीक ठाक हो थोड़ी, और विटामिन सी कहां से मिलेगा आपको पता ही है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हो। हरे पत्तेदार सब्जियां, उसको भी सैनिटाइज करके आप उसको बैलेंस डाइट के रूप में लें। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। और सबसे बड़ी बात कि आप घर में बंद ना करें अपने आप को। 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम बाहर, ऐसी जगह पे जहां पे लोग थोड़े कम हो, ऐसे समय का चुनाव करें। वहां पे खुले में जाके थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ी देर बैठें, थोड़ा बाहर का एक्सपोजर लगने दें। समझ रहे हैं ना। इम्यूनिटी को अच्छे स्तर पर रखने के लिए बहुत जरूरी कि हम सुरक्षित वातावरण से थोड़ा बाहर निकल के बाहरी दुनिया में जाएं, और बाहरी दुनिया में जब जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़े अलग लेवल पे अपग्रेड होगी। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो अगर आप घर में सैनिटाइज कंडीशन में बंद हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। यह मामला लगभग वैसा ही है कि अगर भारत के सीमा रेखा पर थोड़े बहुत झड़प होती रहती है तो पूरी की पूरी सेना तैनात रहती है अपने असले बारूद के साथ। लेकिन सोचिए अगर कुछ हो ही ना, 20 साल 25 साल गुजर जाए, कोई भी एक भी हादसा ना हो, एक भी व्यक्ति इलीगल तरीके से क्रॉस ना करता हो, तो फिर सेना भी सुस्त पड़ जाएगी, बोलेगी क्या दिक्कत है जी, कोई आता ही नहीं। इम्यूनिटी बिल्कुल सेना की तरह है, उसको सामने लेके आना है, उसको मौका देना है काम करने के लिए, वो प्रैक्टिस करेगा वो। हाँ, बस यह है ध्यान कि इतना मत प्रैक्टिस करा दीजिए कोरोना ही हो जाए, है ना, ये नहीं करना है। बल्कि सिंपल सी बात है, सामान्य स्तर पे थोड़ा एक्सरसाइज किया, थोड़ा बाहर गए, टहले 5-10 मिनट, और फिर अंदर आ गए। सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, मास्क पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी बात, मेंटेन गुड हेल्थ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छी स्वास्थ्य को आप प्राप्त कीजिए। अब कई लोग समझते हैं स्वास्थ्य का, एक तो पता नहीं क्यों ऐसा है कि अगर किसी को कह दो कि थोड़ा हेल्दी हो जाओ, तो उसको लगता है कि थोड़ा मोटा हो जाओ।
ये पूरे उत्तर भारत की दिक्कत क्या है ना, हेल्दी मतलब मोटा। मतलब मैं अपने घर में भी देखता हूं, अगर कोई व्यक्ति मोटा है, ये थोड़ा ज्यादा हेल्दी हो गया, नहीं, वो अनहेल्दी हो गया है, हेल्दी नहीं हुआ है, उसको कहते हैं ओबेसिटी। तो गुड हेल्थ का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य। और डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि भाई गुड हेल्थ का मतलब 3 है, और 3 है मतलब क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंटली, आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता तो होगा ही, सारी चीजों को आप देख ही रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि अच्छे हेल्थ को प्राप्त करने का मतलब है फिजिकल हेल्थ प्राप्त कीजिए, शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको प्राप्त करें। अमूमन हम शारीरिक स्वास्थ्य को ही स्वास्थ्य मान लेते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं। एक अच्छी मानसिक अवस्था, मेंटल हेल्थ, वो भी जरूरी है। हमने बात की शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, कैसे प्राप्त करेंगे, इम्यूनिटी, खाना, एक्सरसाइज, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं। बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना शुरू कर दो ना, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया है। भाई पागल, मानसिक स्वास्थ्य और पागलपन का कोई रिलेशन नहीं है, वो एक्सट्रीम कंडीशन है। आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अवसाद, डिप्रेशन। भाई ये आप जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं कि युवा 34 साल का सुशांत सिंह राजपूत, जो एक छोटे से शहर से निकल कर आया और एमएस धोनी की बायोग्राफी पे काम किया और मूवी बनाई, पैसे कमाए, नाम कमाया, और वो फांसी लगा के मर गया। आप ऐसे आईएएस आईपीएस की कहानी भी सुनते होंगे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो तमाम सफलताओं के बाद भी क्या करते हैं? अपनी खुद की हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। यही रीजन है कि मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से ऐसा कोई नहीं करने जा रहा है। ऐसा मत समझना कि भाई सर हमें इतनी शक की निगाहों से क्यों देख रहे हैं कि ये आत्महत्या ही कर लेगा, क्या कुछ नहीं करेंगे आप। लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना, आप अपने आसपास के लोगों पे तो नजर रख सकते हैं। मैं तो जानता हूं कि हम आप तो ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन हमारा एक दायित्व यह भी है इस क्राइसिस में कि हम सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, दोस्त का, माता पिता का, भाई बहन का, उनके भी व्यवहार को समझे, देखे, उनके भी स्वास्थ्य की चिंता करें, अपनी तो करें ही करें। और ऐसी स्थिति में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे मेंटल हेल्थ पे? ध्यान, जैसे मैंने कहा, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो एक तरीका है। सबसे बड़ी बात है बातचीत करेंगे। मैंने क्या कहा था शुरू में ही, सामाजिक दूरी बनी रहे लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो, आप रीच आउट करें, वहां तक पहुंचे, उसके साथ चाय पिए, बैठे, बात करें, सामाजिक दूरी मेंटेन करें, लेकिन इमोशनल लेवल पे उस तक पहुंचे। इससे आपको, आपकी भी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव रहेगी, उसकी भी पॉजिटिव रहेगी, है ना। और फिर सोशल हेल्थ, ये भी एक मामला है। अब सोशल हेल्थ का मामला है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग तो हो गई, तो हम एक अच्छी सामाजिक जुड़ाव कैसे बना के रखेंगे? तो सोशल मीडिया किस दिन काम आएगा? ये व्हाट्सएप किस दिन काम आएगा? ये फेसबुक किस दिन काम आएगा? हालांकि मैं इन सभी चीजों का बहुत हिमायती नहीं हूं परीक्षार्थियों के लिए, लेकिन हां, दिन भर में आधे घंटे, 1 घंटे समय निकाल के अगर आप अपने से, अपने संबंधियों से, दोस्तों से, परिचितों से किसी न किसी रूप में संवाद स्थापित करते हैं, तो न सिर्फ आप मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बल्कि आप सोशल हेल्थ को भी डेवलप कर रहे हैं। समाज में कहीं भी कोई भी चीज देखें आप, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों को समझाएं, अपने अंदर कोई भी ऐसी सामाजिक स्तर पे कुरीति न रखें। एक वेल कनेक्टेड, वेल फैब्रिकेटेड सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दें, उस स्तर पे काम कीजिए, क्रिएटिव काम कीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं, और वो है हेल्प इन हाउस होल्ड, घरेलू काम में थोड़ा हाथ बटाएं। ये कोरोना के बाद के जीवन का एक मामला है। भाई जाहिर सी बात है कि आज हमारे घर में जो सहायक होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, वो नहीं है, ड्राइवर नहीं है, मेड नहीं है, और हम सब जुड़े हुए हैं। उसमें अपने आप को भी शामिल करें, इससे मेंटल एंगेजमेंट भी रहेगी, शारीरिक श्रम भी होगा, और स्वास्थ्य के लाभ के साथ साथ एक पारिवारिक व्यवस्था भी बेहतर बनी रहेगी, है ना। अब मेरी तरफ इतनी शक की निगाहों से मत देखो कि सर क्या करते हैं घर में। करता हूं, करना पड़ता है ना। आप भी करो,
छठी बात कि आप घर में जब भी हैं तो अपने पेरेंट्स का और घर में जो रह रहे हैं बुजुर्ग हैं उनका ख्याल विशेष रूप से रखें। इस दौर में सबसे वनरेबल, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है ना। मैंने बताया भी था कोविड-19 के मामलों में। और खतरा दो स्तर पे है, फिजिकल लेवल पे भी है, मेंटल लेवल पे भी है। तो उनसे बातचीत करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दवा वगैरह देने में, समझने में अपने आप को शरीक करें। आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और अपने घर में बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिए काम करेंगे, वो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई कोरोना के बाद, कोरोना के साथ के जीवन यही है। अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, और वो है कि पढ़ाई कैसे हो। ये हमारा अंतिम विषय है और इसके बाद मैं प्रश्न लूंगा, तो अपने प्रश्न तैयार रख सकते हैं और इसके बाद हम लोग इस पे काम शुरू करेंगे। हाउ टू स्टडी विद कोविड-19, क्या करना है। आप जो कहीं भी हो, जैसे बहुत लोग हैं कि घर पहुंच गए लेकिन घर पहुंचे कब थे, होली के समय, तो कोई किताब नहीं है। किताब है तो एक दो सब्जेक्ट का है, सारे किताब तो दिल्ली हैं, सारे किताब इलाहाबाद हैं, सारे किताब ग्वालियर में पड़े हुए हैं, भोपाल में पड़े हुए हैं, जयपुर में पड़े हुए हैं, वो घर पे है। चलिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। 8x8 का शेड्यूल बनाइए, 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे, 8 + 8 + 8। ये मेरा एक सामान्य तरीके से कहना है, आप चाहें तो इसमें एक आध घंटा बढ़ा घटा सकते हैं। 8 घंटा पढ़ना, 8 घंटा अन्य कामों में समय देना, 8 घंटा सोना। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इसमें चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं घटाना है पढ़ने वाले में। अभी बहुत लोगों ने अच्छा सर ने कहा घटा सकते हैं तो पढ़ने वाले में ही 4 घंटे घटा दे, नहीं। सोने में, उसमें भी ज्यादा नहीं घटाना है, मैक्सिमम 1 घंटा घटा सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय में इम्यूनिटी को अच्छे लेवल पे रखने के लिए 7 घंटा सोना भी जरूरी है। तो सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यू नीड टू हैव अ वेरी साउंड स्लीप। तो 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे घरेलू काम में, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, फोन पर, सोशल मीडिया पे, दोस्तों के साथ 1 घंटा आधा घंटा समय बिताइए। 8 घंटा ही तो पढ़ना है, और ऐसा तो हो ही सकता है 16 घंटे अन्य काम, 8 घंटे पढ़ाई। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है, बिना किसी फेल के। संडे हो, मंडे, कुछ भी हो, 8 घंटे तो पढ़ेंगे। भाई मेरी बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, तो मैंने कहा लॉकडाउन में दिक्कत हो गई होगी, इंटरव्यू दे रहा है बंदा, वो उसने कहा कि सर लॉकडाउन में क्या दिक्कत होगी सर, पिछले 1 साल से तो लॉकडाउन में ही रह रहे थे, पिछले 1 साल में जितना बाहर निकलते थे आज भी उतना ही बाहर निकलना पड़ रहा है। बताइए, उस व्यक्ति को लॉकडाउन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बोल रहा है कि मैं तो लॉकडाउन में ही पिछले 1 साल से था, तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, और आज वो इंटरव्यू दे रहा है। सिलेक्शन हो जाएगा, ब्राइट स्टूडेंट है, क्योंकि उसने एक रूटीन फॉलो किया और सालों भर फॉलो किया। आप भी कीजिए, है ना। फिर देखिए, मैंने एक बात बताई थी अपने फेसबुक वीडियो में, लाइव सेशन में, कि आप 25 और 5 का एक फॉर्मेट लेके चले। कम से कम 25 पेज पढ़ना है डेली, और कम से कम 5 पेज लिखना है डेली, कम से कम। एक आदर्श परीक्षार्थी जो इस तैयारी में आगे बढ़ के काम करना चाहता है, उससे तो मैं अपेक्षा करता हूं कि 50 पेज पढ़ेगा वो डेली। लेकिन अगर शुरुआत भी करना है तो 25 पेज तो कम से कम पढ़ना और 5 पेज कम से कम लिखना, ये तो करना ही करना है। क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, इसकी पूरी योजना बनाइए और काम शुरू कीजिए, है ना, विदाउट एनी फेल। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों के साथ समस्या ये है कि आपके कॉपी, नोट्स, किताबें दिल्ली में रह गई, या उस शहर में रह गई जहां पे आप तैयारी करते थे, और आप अपने गांव में हैं, अपने शहर में, नेटिव प्लेस में। तो उसमें कई तरीके हैं जो मैंने सुझाए थे पहले भी। आप मटेरियल्स को, बुक्स को और नोट्स को अरेंज कीजिए। कैसे करेंगे? दिल्ली में तो मैं जानता हूं कि जितने भी फोटोकॉपी वाले शॉप हैं जहां पे नोट्स की फोटोकॉपीज बिकती हैं, उन सब के नंबर इंटरनेट पे हैं, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे। उनको कॉल कीजिए, कुछ पैसे खर्च होंगे, और वहां से क्या कीजिए, आप उस नोट्स की फोटोकॉपी वो कुरियर कर देंगे, कुरियर चार्जेज आपसे लेंगे, आपको कम से कम पढ़ने के लिए मिल जाएगा, कोई बाधा नहीं है। 1000-2000 रुपये खर्च होंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। करियर, यूपीएससी की परीक्षा इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मांगती है। दूसरी बात, कोई बढ़िया दोस्त होगा और उस दोस्त को बोलो कि भाई तुम्हारे पास साइंस का नोट्स है क्या, तुम्हारे पास इन्वायरमेंट का नोट्स है क्या, तुम्हारे पास इकोनॉमी का नोट्स है क्या, मेरे पास हिस्ट्री का नोट्स है।
और दोस्त अगर अच्छे बनाए हैं जो बनाने चाहिए तो उसे बोलो कि ये काम करो, मुझे 10 पेज डेली तुम क्लिक करके भेज दो, फोटो खींच के भेज दो, और उसी से आप पढ़ सकते हैं। जहां कुछ नहीं तो कुछ भी सही। तो ऐसे दोस्त होंगे जो 10 पेज डेली खींच के भेज देंगे फोटोज का। और अगर ऐसे दोस्त नहीं है जो मना कर दे कि भाई नहीं भेज पाऊंगा, तो दोस्ती तोड़ दीजिए, वो दोस्त था ही नहीं कभी आपका, है ना। दोस्त बनाइए अच्छे। एनीवे, तो ये एक तरीका है। एनसीईआरटी किताबें कहां से मिलेंगी, बाकी मटेरियल्स कहां से मिलेंगे, तो भाई आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, एनसीईआरटी किताब डाउनलोड कर लो। मैं चूंकि जाहिर सी बात है संस्कृति के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, तो sanskritIAS.com पे जाइए, वहां पे एनसीईआरटी किताबें डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे नोट्स है, डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में जाइए, वहां पे भी लिंक्स है, आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो वेबसाइट में है वो ऐप में भी है, और वहां पे स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स तक वहां मिल जाएंगे। आप जाके देखिए, वहां पे कलरफुल पीडीएफ नोट्स जो मोबाइल में पढ़ने योग्य हैं, वो हर सब्जेक्ट के अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि वो प्राइमरली संस्कृति के बच्चों के लिए किया जा रहा है, लेकिन अन्य स्टूडेंट भी हैं, उन तक भी बहुत चीजें उसमें से पहुंचेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। शुरुआत संस्कृति के बच्चों के लिए हुई थी, लेकिन अब उसका विस्तार जो है संस्कृति से काफी बाहर तक भी जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखिए। बी इन टच विद योर टीचर। जिस शिक्षक से आपने पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, साइंस पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, जहां भी पढ़ा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे नहीं पढ़े, कहीं और से पढ़े, मैं उनको भी बता रहा हूं कि जिस शिक्षक से आपने पढ़ा है, जिस टीचर से आपने पढ़ा, उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनको कभी कभार मैसेज करके उनसे गाइडेंस लेते रहिए। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैंने भी बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, तो मैं ये भी बता देता हूं कि आप कांटेक्ट करें तो कैसे कांटेक्ट करें। आप हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो ना लिखें, है ना, क्योंकि इसका जवाब ऐसे बहुत सारे संवाद आते हैं। आप ये ना लिखेंगे तब भी हमें पता है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं हमारी। आप चरण स्पर्श ना लिखे, कुछ ना लिखे, आप अपनी क्वेरी लिखे कि सर हम यहां दिक्कत आ रही है हमें, और इस दिक्कत का समाधान क्या होगा मुझे बताते। एक बार जब प्रश्न लिख दे तो उतावले भी ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। शिक्षक भी लगातार ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लॉकडाउन हो या नॉन लॉकडाउन हो, काम लगातार कर रहा होता है, हम उत्तर उसका देंगे। संस्कृति के सारे टीचर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो भी क्वेरी उस स्तर की होगी जहां पे हमें सहायता करनी चाहिए, हम जरूर करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन की देरी लगे, लेकिन हम करेंगे जरूर। तो आप हमसे टच में रहिए, और फिर हम आप तक सारी चीजों को पहुंचाते रहेंगे। टॉक अबाउट योर एम विद पेरेंट। आपका जो लक्ष्य जीवन का, आप जो करना चाहते हैं, आपकी तैयारी में जो बाधाएं हैं, जो सफलताएं हैं, जो अच्छा है, जो बुरा है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, जिसको आप गार्डियन मानते हैं, कभी बैठ कर डिस्कस कीजिए। ये पॉजिटिविटी लेके आएगा, ये उनको भी भरोसा दिलाएगा इस कठिन समय में, और आप भी, आपकी भी जो ड्रीम्स है ना, आपके जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, वो उसकी पुनरावृत्ति होगी। इट विल गेट रिपीटेड इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। अवचेतन स्तर पे वो आपको प्रभावित करेगा। आप देखते हैं, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, ये एक सिंपल साइकोलॉजी है। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको बार बार रिपीट करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कार बहुत अच्छी लगती है, आपने कहा कि भाई ये कार जो है ना, ये बहुत ही अच्छी मॉडल की कार आई है। अब मान लो कोई भी कार ले लो आप, तो आप देखेंगे कि आप जब भी कार की बात होगी, उस कार की आप बात शुरू कर देंगे, अरे वो जो का सेल्टोस बहुत ही शानदार है, क्या फीचर डाले हैं उसने। आप ये बात करते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा भी होता है, रिवर्स साइकोलॉजी भी होता है, कि अगर किसी चीज के बारे में बार बार बात की जाए तो वो आपका प्रिय हो जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में अपनी जगह बना लेता है। तो ये जरूरी है, ये पढ़ाई का ही हिस्सा है, ये जीवन की एक, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एक पहलू है, एक लाइफ स्टाइल है जिसको आपको उतारना है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, है ना। अब देखिए, अगर कोई प्रश्न है तो मेरे सामने टैब पड़ा हुआ है, इसमें मैं आपके प्रश्न पढ़ सकता हूं और उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी तक तो आप सब देख रहे थे बड़े ही पेशेंस से, किसी ने प्रश्न पूछा भी नहीं, तो मुझे लग रहा है कई लोगों ने पूछा कि क्या ये क्लास डेली चलेगी। भाई ये क्लास तो है ही नहीं, ये क्लास नहीं है, ये बेसिकली फेसबुक लाइव है। मैं 3-4 बार फेसबुक लाइव आया, तो इसी स्तर पे मैं इस बार यहां भी आ गया।
हमेशा मैं अपने घर से आता था, इस बार मैं संस्कृति की स्टूडियो जो हमने घर में ही बना रखा है वहां से आया कि थोड़ा ज्यादा बढ़िया से मैं अपनी बातों को कह पाऊंगा बोर्ड वर्ड की सहायता से, है ना। तो अगर आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं। इशरार अली सैफी अली कहते हैं कि वेरी नाइस सर, इट विल हेल्प अस टू कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स। देखिए, हमारा काम है डायरेक्शन देना। कोशिश ये रहती है कि डायरेक्शन ऐसा हो जो सरल हो, सहज हो, टू द पॉइंट हो, इधर उधर की बातें ना हो, जो काम करे वही बात हो। हिंदी माध्यम के साथ सबसे बड़ी समस्या गोल गोल घुमाना और फिर जो है बात को ठीक से ना बताना। मेरी दिक्कत यह है, दिक्कत कही अच्छाई कही है, सीधा बोलता हूं, टू द पॉइंट बोलूंगा, जो करना है वही बोलूंगा, और आपको खुद एक साल में समझ में आ जाएगा कि हाँ जी सही क्या था गलत क्या। हर व्यक्ति को समझ में आता है। उस दिन आप पलट के देखेंगे कि हाँ भाई सर जो बोल रहे थे ठीक ही बोल रहे थे। हमारे पुराने स्टूडेंट जितने भी पढ़े हुए हैं, जितने भी फाउंडेशन के पढ़े हुए हैं, सबसे मैं पहली क्लास में ही बात कहता हूं कि आज मैं जो बोल रहा हूं उसको एक साल बाद समझ में आएगा तुम्हें, और जो भी इसमें ठीक ठाक है वो वापस आके कहता है कि हाँ समझ में आ गया मुझे। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न ये भी है, मोहम्मद फैज कहते हैं कि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर करंट वीडियो बना दीजिए। करंट की वीडियो आएंगी मोहम्मद फैज, चिंता मत करिए। बस उसके लिए आपको संस्कृति ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। करंट साइंस एंड टेक, करंट इकोनॉमी और करंट के तमाम वीडियोस उस पर अपलोड किए जाएंगे। वीकली बेसिस पे कभी साइंस का कभी इकोनॉमी का वीडियो अपलोड होगा। आप उसको करंट अफेयर सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वो सबके लिए ओपन है ना। तो बस इस दौरान लॉकडाउन का हमने फायदा उठाया, और फायदा यह उठाया कि लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन पहुंचने की एक पूरी व्यवस्था बना ली, और वो भी व्यवस्था ऐसी जो पर्सनलाइज्ड हो, जो सीधा संबंध स्थापित करे। ये नहीं कि आप फेसबुक पे देख रहे हैं और भीड़ टाइप का एकदम चल रहा है, वैसा नहीं। काम की चीजें, कम चीजें, जरूरी चीजें ऐप के थ्रू आप तक पहुंचेंगी। हमारे और आपके मिलने का अब एक जरिया है, और वो जरिया ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा फॉर्मल है, इंस्टीट्यूशनलाइज है। संस्कृति आईएएस का ऑनलाइन एक्सटेंशन है, और वो है संस्कृति आईएएस का ऐप। अब इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? आप ही लोगों से मिली थी। जब इसी लॉकडाउन में पहली बार मैं फेसबुक लाइव आया, तो अभी आप ही लोगों ने कहा था कि सर बार बार आइए, हमेशा आइए, और लोगों को लाइए, गौरव सर को लाइए, अखिल सर को लाइए, अरुण सर कब आएंगे। फिर हमने कहा कि भाई सब लोगों से मैंने कहा कि ऐसी ऐसी डिमांड आ रही है लोगों को कि सब आए। फिर हमने यूट्यूब को एक्टिव किया, फिर लगा कि यूट्यूब से बेहतर प्लेटफॉर्म बनाई जा सकती है। फिर एक दिन निर्णय हुआ कि हम ऐप बनाएंगे, और ऐप में हम सब आएंगे, और ऐप के माध्यम तक आप तक पहुंचेंगे। मीना पटवारी जी बोलते हैं कि संस्कृति की ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहता हूं, कब से क्लास शुरू हो सकती है? देखिए, ऑफलाइन में एडमिशन तो हो रही है। कारण है कि अभी भी बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके एडमिशन ले लेते हैं। ऑफलाइन में हर दिन कुछ ना कुछ एडमिशन हो ही जाते हैं ऑफलाइन में। क्लासेस शुरू कब से होंगी ये बता पाना मुश्किल है। अगर हम यूपीएससी की डेटशीट को मान लें कि 4 अक्टूबर को वो परीक्षा लेंगी, तो स्थिति अनुकूल हो सकती है 4 अक्टूबर तक। तो अक्टूबर तक स्थिति अनुकूल होगी, नवंबर दिसंबर तक आते आते तक क्लासेस शुरू होने की संभावना है। वो भी संभावना है, सब कुछ अच्छा रहा तो हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट ने संस्कृति आईएएस में एडमिशन लिए हैं उनकी क्लासेस शुरू होंगी पहले ऑनलाइन के माध्यम से, और जैसी स्थिति अनुकूल होंगी ऑफलाइन में भी शुरू हो जाएंगी। तो ऐप बनाने के पीछे एक मकसद यह भी था कि संस्कृति आईएएस में जो बच्चे एडमिशन लिए थे वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सके, और वो कर रहे हैं। अब 15 तारीख से यानी कल से ऐप पे चीजें डालनी शुरू कर दी गई। कई डेमो वीडियो डले हैं, कई फ्री वीडियो डले हैं, कई स्ट्रैटेजी टॉक डले हैं, करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं, पूरी मॉडर्न इंडिया की वीडियो डाली गई है, लेकिन वो संस्कृति के बच्चों के लिए है। और फिर वो बच्चे मॉडर्न इंडिया की क्लासेस बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि क्लास में बैठ के करते थे। नोट्स मिल रहा है उसके साथ मोबाइल पे ही पीडीएफ के फॉर्मेट में, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज मिल रहा है जिसको वो सॉल्व करते हैं, और फिर चीजें आगे बढ़ रही हैं। ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक कौन से राइटर के पढ़ना शुरू करें? चलिए, शशांक पूछ रहे हैं ये। शशांक, मैं आपकी बात को गौरव सर तक पहुंचा दूंगा, और एक बुक लिस्ट बनवा के जिसमें सारे टीचर अपने अपने
स्तर पे, साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक, इकोनॉमी के 5 एरिया के वो किताबें जो पढ़नी जरूरी हैं उसकी मैं लिस्ट प्रकाशित करवाऊंगा बहुत ही जल्दी अपने ऐप पे, और उस ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। साइंस टेक को अपडेट कैसे करें? जाहिर सी बात है, साइंस टेक अपडेट करने के लिए करंट के वीडियोस बनाई जाएंगी, आप उसको देखिए और करिए। कुछ वीडियो आपके यूट्यूब पे डाले जाएंगे संस्कृति आईएएस के, और बाकी जो वीडियो होंगे वो संस्कृति आईएएस के ऐप पे डाले जाएंगे। एक व्यक्ति पूछते हैं कि क्या कोचिंग प्रिंटेड बुक, यानी कोचिंग के द्वारा प्रिंटेड जो किताबें हैं, नोट्स हैं, वो टेक्स्ट बुक की अल्टरनेटिव हो सकती हैं, जैसे विजन और बाकी दृष्टि और इंस्टीट्यूट के इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के संदर्भ के? देखिए, टेक्स्ट बुक की अपनी महत्व है ना। टेक्स्ट बुक एक अपना अलग स्थान रखता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले कहते हैं, जैसे ही कोई बच्चा संस्कृति आईएएस में एडमिशन लेता है, हम अपनी तरफ से एनसीईआरटी किताब उसको देते हैं कि भाई 1% तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि मैं एनसीईआरटी क्यों पढ़ूं, तो ये लो किताब मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, और पढ़ो इसको। टेक्स्ट बुक रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो रिप्लेसेबल है, उसको आप नहीं हटा सकते। ओके, और एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं, पेरेंट की हेल्थ में प्रॉब्लम है, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूं। देखिए भाई, दिक्कतें आएंगी तमाम तरीके की, तो मैंने कहा ना कि जीवन है और पढ़ाई दोनों है, और जब जीवन है तो जीवन में परिवार भी है, पेरेंट्स भी हैं। जीवन और पढ़ाई दोनों समानांतर तौर पे है। अच्छी जीवन हो, अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला बनता है कि प्राथमिकता किसी एक को देनी है, तो जीवन रहेगी, पढ़ाई हो जाएगी। तो अभी फिलहाल पेरेंट की अगर आपकी तबीयत खराब है तो थोड़ा समय ज़्यादा दे दीजिए किधर, पेरेंट्स को। पढ़ाई के साथ आगे पीछे थोड़ी बातों को देख लिया जाएगा, उस मामले में हम भी आपकी सहायता कर देंगे, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल उनको इस घड़ी में, इस स्थिति में आपके साथ की बहुत अधिक आवश्यकता है। एक व्यक्ति कहते हैं कि सर आप ऐप पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल दे दीजिए। देखिए, मॉड्यूल हम नहीं दे पाएंगे, हमारे इस पॉलिसी में नहीं है। कारण है कि जीएस फाउंडेशन हम चलाते हैं, तो ऐप पे 3 प्रोग्राम ही हैं हमारे। हम अपने ऐप पे 3 ही प्रोग्राम लेकर आएंगे, अभी तक फिलहाल तो यही योजना है। पहला है प्रीलिम्स ऑनलाइन कोर्स, यानी कि ऑनलाइन के सारे मामले वहां पे, प्रीलिम्स के सारे मामले वहां पे होंगे, तो प्रीलिम्स ऑनलाइन कोर्स होगा। सेकंड जो होगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होंगे, और तीसरा जो होगा वो होगा मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन होगा। मॉड्यूल नहीं होगा, क्योंकि मॉड्यूल से समग्रता में तैयारी नहीं होती। साइंस के तार इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, साइंस के तार ज्योग्राफी से जुड़े हैं, साइंस के कई जगह पे जुड़ाव इकोनॉमिक्स के कुछ एरिया से, जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर। अब साइंस के मॉड्यूल बनाई जाए तो कैसे बने, वो कैसे काम करे? यही तो बड़ी दिक्कत है कि आप विषय को अलग अलग रख के देखते हैं। यूपीएससी सबको एक साथ मिलाकर देखती है, तो आपको पढ़ना भी वैसे ही पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी पूंजी है हमारी, कि हमारी जो टीम है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाती है। हमें पता है कि साइंस में कहां तक पढ़ाना है, गौरव सर को पता है कि साइंस को इन्वायरमेंट से, ज्योग्राफी से कैसे जोड़ना है, अरुण सर को पता है कि ज्योग्राफी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, साइंस के कुछ पहलू को कृषि में कैसे इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलेंगी, अलग अलग संभव नहीं है। मैं टेक्स्ट बुक की लिस्ट प्रकाशित करवा दूंगा ऐप पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मिल जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। शिव कनौजिया कहते हैं कि 12th पास आउट हूं, अब बीटेक कर रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें? शिव कनौजिया जी, आप बिल्कुल सही समय पे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th पास कर चुके हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में होंगे, हड़बड़ी में किसी भी तरह की कोचिंग में एडमिशन मत लीजिए। अभी फिलहाल आप घर पे बैठ के एनसीईआरटी किताब पढ़िए। ये नहीं कि भाई संस्कृति का ऐप आ गया तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप एक काम करो, संस्कृति का ऐप डाउनलोड कर लो और ऑनलाइन प्रीलिम्स कोर्स खरीद लो और पढ़ना शुरू कर दो, नहीं कहूंगा मैं ये।
कारण है कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं और आपको अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो किसी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के चक्कर में ना पड़े। फिलहाल अपने जड़ों को मजबूत करें। 5 सब्जेक्ट बताया मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साइंस। चूंकि बीटेक है तो साइंस में आवश्यकताएं कम पड़ेंगी। 4 चीजों को मान ले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इसके एनसीईआरटी किताब पढ़ना शुरू करें। ये नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि संस्कृति आईएएस का ऐप है और उस पर प्रीलिम्स ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है जिसको सैकड़ों लोग खरीद चुके हैं, तो आप भी खरीद लें, नहीं कहूंगा, ये सजेशन नहीं दूंगा मैं आपको। ओके, डिस्प्ले पे तो सारी चीजों को बता दिया अश्विनी कुमार जी। तो मुझे लगता है कि काफी समय हो गया और अब इस स्थिति में कहने के लिए कुछ खास है नहीं, और फेसबुक लाइव का सिलसिला अब यहीं मैं खत्म कर रहा हूं। अब मैं स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से, विद्यार्थियों से फेसबुक लाइव के थ्रू नहीं मिलूंगा। ऐसे हो सकता है कि फेसबुक लाइव में आ जाऊं किसी और अन्य कारण से, लेकिन अभी फिलहाल अब नहीं मिलूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास मिलने का एक बेहतर विकल्प अब मौजूद है, और वो क्या है? ऐप। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप ऐप डाउनलोड कर लें। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए संस्कृति आईएएस का, और उसमें हर वीक एक न एक शिक्षक आपसे ऑनलाइन रूबरू होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक वीकली फीचर होगा और उसमें एक सेक्शन है और वह है लाइव क्लासेस का। उसी लाइव क्लास में आपको आना है और वहां पे पहले से शेड्यूल होगा किस तारीख को हम आएंगे, उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया के द्वारा मिल जाएगी। उस दिन ऐप आप खोलेंगे, लाइव सेक्शन में जाएंगे और आप उस समय पे उस शिक्षक से इसी इन्वायरमेंट में, इसी बोर्ड के साथ आप मिलेंगे। तो हमारे पास वहां भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, वहां भी बेहतर संवाद हो सकता है हमारा और आपका। तो ये एक बढ़िया विकल्प रहेगा हमारे और आपके जुड़ने के लिए, है ना? तो जितने भी लोग संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट हैं, आप ऐप तो डाउनलोड कर ही चुके होंगे। मॉडर्न इंडिया का क्लास उस पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसको पढ़ना शुरू करें और बहुत जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट के क्लास एक एक करके डालना शुरू किया जाएगा। जो लोग संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट नहीं हैं, आप भी अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कई फ्री वीडियोस हैं, कई चीजें हैं, कई नोट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, चीजें कम हैं लेकिन काम की है, और वही मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट के सिद्धांत पे काम करते हुए उसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना? तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आपसे इजाजत दूंगा और शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, सामाजिक दूरी बनी रहे लेकिन भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ हो, उसकी नजदीकी बढ़े। आप पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर या अन्य जो भी माध्यम आपके पास है उसके थ्रू हम में से किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टीम से आप बातचीत कर सकते हैं, हम आप तक रीच आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।